हाँ जरूर, उसने कहा और उठ गई। बिमला एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। रविंदर को उसके बारे में पता था, वो खैरियत से पहुंच गई थी। अब बिमला लाउंज में मेरे सामने खड़ी थी। वो खुशगवार हैरत से मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं उसे देखकर खुश हो रहा था। वो किसी बिजनेस वॉमेन की तरह दिखाई दे रही थी। बेहतरीन तराश का स्याह सूट, सफेद शर्ट, हल्के एयर रिंग, शोल्डर कट बाल। वो अपने लबों पर मुस्कान सजाए मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरे सीने से आन लगी। एक तवील और पुरजोश एहसास के साथ वो मुझसे अलग हो गई। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुमसे दोबारा मिल रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बदन की गर्मी एहसास दिला रही है कि तुम यहाँ हो मेरे पास, मेरे दिल के करीब। मैंने पूरी सच्चाई से कहा तो उसने खुमार आलूद आंखों से मेरी तरफ देखा और तिनक कर बोली, मगर मुझे ये एहसास है कि तुमने मुझे अपने ही किसी काम से बुलाया होगा, वरना तुम जैसा खुद गर्ज और परले दर्जे का वो भी। खुदा के लिए थोड़ा सा ख्याल करो, ये लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। मैंने उसे टोका और बाकी तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कहका लगाते हुए बोली, चल तुझे मुआफ किया, आओ तुम्हें कमरा दिखाऊं, फ्रेश हो जाओ, फिर चाय पीते हैं। मैंने कहा तो वो मेरे साथ ऊपरी मंजिल की तरफ चलती। वो फ्रेश होने लगी और मैं बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर बैठी तो मैंने कहा, बिमला मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। और वो बता, तमहीद छोड़ यार, उसने तेजी से कहा तो मैंने सामान में से बलराज का सेलफोन, लैपटॉप और पिन ड्राइव निकाल कर उसे देते हुए कहा, यह बलराज वो बंदा है जो मेरे दुश्मनों पर पैसा खर्च करता था। वो पागल तो नहीं था ना? मुझे इन चीजों से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। और अली फिक्र न कर, तू मेरी जान है, जो इसमें नहीं है वो भी निकाल लेंगे, उसने जोशीले अंदाज में कहा। हम लंच कर चुके तो बिमला ने आरामदेह कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, ले भाई रविंदर सिंह जी, ऐसे करो 2-3 ब्रांड का दारू लाकर रख दो मेरे कमरे में, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। आ जाते हैं जी, और कोई हुक्म? मैंने पूछा। कल हुक्म दूंगी अगर मन किया तो, उसने बेबाक निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं हंस दिया। मैंने कहा नखियों से रीतू की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। चलो जी आओ बर्तन उठाओ, हम किचन में जाकर धोएं। मैंने प्लेटें उठाते हुए कहा तो नैना कहका लगाकर हंस दी, तुम बैठो हम कर लेंगे। नैना ने कहा और बर्तन उठाने लगी। बिमला उठी और ऊपर की तरफ जाने लगी। रविंदर बाहर चला गया। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगा कि उद्दत को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। यही मैंने रीतू से कहा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है इस पर दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, थोड़ा वक्त गुजरने दो, सब पता चल जाएगा। जिस तरह हमारे पास कुछ जदीद टेक्नोलॉजी है, मुमकिन है वो हमसे भी आगे हों। रीतू ने धीमे से अंदाज में कहा तो मैं बोला, अगर ऐसा है तो ये सब मजीद मुश्किल हो जाएगा। जो भी हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उद्दत बेवकूफ है और जरूरत से ज्यादा ही खुद पर एतमाद रखता है, या फिर बहुत ज्यादा अक्लमंद और दुश्मन को थकाकर मार देने की सलाहियत रखता है। कुछ है इसमें जरूर, रीतू ने सोचते हुए कहा तो मैं बोला, मुझे उद्दत काफी मुश्किल लग रहा है। जिस तरह हमने नजर अंसारी के फौरन बाद बलराज को खत्म किया है, तो वो समझ गया है तीसरा हदफ वही है। लेकिन रीतू सवाल फिर वही है, इतनी जल्दी उसे हमारे बारे में पता चला तो चला कैसे? जाहिर है हम दोनों के पास जवाब नहीं है। ये बिमला है ना, इसे दो उद्दत का नंबर, शहबाज से बात करो। रीतू ने सलाह दी तो मुझे ख्याल आया, यार हम ऐसे ही छुपते फिर रहे हैं, वो हमारी लोकेशन पर हमें। ये कहते हुए मैं चौंक पड़ा तो रीतू सुकून से बोली, ऐसा होता तो हम तक कोई ना कोई पहुंच चुका होता, क्योंकि तुम्हारा फोन अब भी लाहौर ही की लोकेशन बता रहा है। इसका राब्ता सिर्फ तुम्हारे साथ है, हमारा राब्ता होता तो शायद हम तक पहुंच गया होता। तुम ठीक कह रही हो, हमें सबसे पहले इसी सवाल का जवाब तलाश करना होगा। खैर तुम ऐसा करो, सुकून करो, मैं बिमला को राम करने की कोशिश करता हूँ। एक बात और, उसने सोचते हुए कहा, रविंदर के जानने वालों को तो नहीं बताना हम कौन हैं। हमें किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहिए कि हम कहाँ हैं, यहाँ तक कि अपने करीब तरीन लोगों को भी। फिर देखते हैं, अगर तो उद्दत हम तक पहुंच गया तो फिर कोई टेक्नोलॉजी की बात होगी, और ना पहुंच सका तो समझो हमारे इर्द गिर्द कहीं कोई है जिसने उद्दत को बताया है। उसने कहा तो मेरे ख्यालात की तायद हो गई। मैं रीतू को देखकर मुस्कुराया और उसके गाल पर हाथ रख दिया। उसने भी नरमाहट से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। तशक्कुर का यह अंदाज हम दोनों को मजीद एतमाद दे गया। शाम के साए ढल रहे थे, मेरी बेचैनी अपने आरूज पर थी। मैंने 2 बार शहबाज से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी। रिंग जाने के बावजूद उसने कॉल रिसीव नहीं की थी। मैंने सोचा कि अगर इस बार भी उसने कॉल रिसीव नहीं की तो बिलाशुबा कोई गड़बड़ हो सकती है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चचा अब्दुल मजीद को फोन करूं, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अगर कोई ऐसी वैसी बात है भी और वो मुझे खुद नहीं बताना चाहते तो मुझे भी पूछनी नहीं चाहिए।
ऐसी जगह पर जहां मैं खुद मौत के हिसार में घिरा हुआ था। तवज्जो बांट देने वाली कोई भी सोच मुझे मौत से हमकिनार कर सकती थी। 2 बार कॉल करने के बाद अगर शहबाज ने फोन नहीं किया था तो यकीनन कोई वजह थी, मगर मुझे अपनी बेचैनी पर इख्तियार नहीं था। दूसरी तरफ उद्दत का भी फोन नहीं आया था और ना ही वो अब तक मुझे तलाश कर पाया था। दोपहर के बाद से नैना और रविंदर कहीं निकले हुए थे। हमारे पास असले के नाम पर सिर्फ 2 पिस्टल और 2 ही मैगजीन थे। रविंदर असले के एक मकामी डीलर को जानता था। एक लंबी रकम का रीतू ने बंदोबस्त कर दिया तो वो घर से निकला था। वो मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहा। अब वापसी में न जाने कितना वक्त लगता, यह हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता था। मैं अपने कमरे से निकला तो धूप खत्म हो चुकी थी। साए ढलकर शाम में बदल गए थे। मैं लाउंज में आया तो रीतू किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं बिमला के कमरे की जानिब चल दिया। वो कमरे में धीमी रोशनी किए बेड पर नीम दराज अपने लैपटॉप में खोई हुई थी। साइड टेबल पर पीने पिलाने का सारा सामान रखा था। कमरे में सिगरेट के धुएं की महक फैली हुई थी। मैंने उसके करीब पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, ये तुम सिगरेट कब से पीने लगी हो? मैं तो बहुत अरसे से पी रही हूँ, लेकिन पहले कम पीती थी, लेकिन अब ज्यादा पीने लगी हूँ। जब टेंशन ज्यादा हो तो और ज्यादा पीती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या टेंशन है? मैंने पूछा। यार ये जो तुम्हारा काम है ना, बहुत उलझा हुआ है। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर संजीदगी से बोली, इसका फोन तो मैंने खोल लिया है। चंद फोन नंबर हैं जो एक जाल के मानित हैं। मैं इनमें कनेक्शन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। हो जाता है सब कुछ तो फिर बताती हूँ। और वो पिन ड्राइव? मैंने पूछा। पासवर्ड लगे हुए हैं, वो भी खोलने की कोशिश करती हूँ। ओके, इसका लैपटॉप देखो, कुछ करो, मैंने बेचैनी से कहा तो उसने लैपटॉप से निगाहें हटाई और धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हारी ज़हनी हालत समझती हूँ राजवीर। पुरस्कून रहने की कोशिश करो, हो जाएगा ये सब कुछ। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। इससे पहले कि मैं जवाब देता मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो वो शहबाज का नंबर था। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। ओ मामा, कहाँ थे तुम? मैंने कदर तलखी से पूछा। मैं सो गया था यार, अभी उठा हूँ, कल से फंसा हुआ था। खैर बोल, क्या बात है, खैरियत तो है ना? उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। अभी तक तो ठीक हूँ, ये कहकर मैंने उद्दत वाली बात उसे बताई तो वो बोला, परेशान ना हो, वो ऐसे ही गिडर भभकी दे रहा होगा। बाकी रही तुम्हारा फोन नंबर लेने के बाद, तो इतना बड़ा ये मसला नहीं है। वो लाहौर में भी तुम्हें फोन करता था ना, ऐसे ही ये होगा। नहीं, ये उद्दत ऐसा नहीं है, मैं इसे ही टारगेट करने आया हूँ। इसने आधे घंटे में मुझे फोन दे मारा। कुछ है यार, समझो मेरी बात। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो वो काफी हद तक तशवीश से बोला, ओके मैं समझ गया, मैं कोशिश करता हूँ और अभी निकलता हूँ ऑफिस, और शानजिद से भी कहता हूँ। ओके, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं लाशौरी तौर पर रविंदर के लिए भी परेशान हो रहा था। काफी देर गुजर गई थी, उसने राब्ता नहीं किया था। मैंने चंद लम्हे सोचा और उसे कॉल कर दी। राब्ता होते ही वो बोला, बस जी मैं अभी पहुंचने वाला हूं भाई जी, यही नजदीक ही हूं। ओके, जब तक तुम पहुंच नहीं जाते मुझे इत्मीनान नहीं होगा। मैंने कहा तो वो हंसते हुए बोला, डोंट वरी भाई जी, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, चल पहुंच जल्दी। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद रविंदर पहुंच गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया, मगर मेरी बेचैनी अपनी जगह कायम थी। ऐसा क्यों हो रहा था, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं इन सबको छोड़कर ऊपर छत पर चला गया। अगरचे बाहर अंधेरा छा चुका था, लेकिन स्ट्रीट लाइट से काफी रोशनी अंदर आ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने गहरे गहरे सांस लिए, खुद को ज़हनी तौर पर आजाद छोड़ा। कुछ देर बाद अचानक मेरे दिमाग में आया, मैं सिर्फ उद्दत का फोन आने ही से ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होकर रह गया था। मैं उद्दत को तलाश करने के बजाय ये ढूंढने की कोशिश में लग गया था कि उसे कैसे पता चला। यार अगर उसे पता चल गया है तो क्या हुआ, मुझे अपना टारगेट तो पूरा करना है। अब इसमें मौत किसकी होती है, मेरी या उसकी? ये फैसला तभी होना था जब मेरा और उसका सामना होता। क्या मैं ज़हनी तौर पर उद्दत से मरूब हो गया हूं? मगर मेरे अंदर का अनागिर जाग उठा और पूरी कुव्वत से आवाज उभरी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपना हदफ हर हाल में पूरा करना है। तो फिर देखता क्या है, खुद तलाश कर उसे। मेरे दिमाग ने कहा तो मेरे इर्द गिर्द फैली सारी बेचैनी खत्म हो गई। मैं भी इसी पर सोच रहा था कि मेरा फोन बजा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो वह सरदार साहब का फोन था। अरे भाई कहाँ हो तुम? मुझे पता चला कि तुम वहां नहीं हो जहां मैंने बंदोबस्त किया था। उसने हैरत भरे लहजे में पूछा तो मैंने बताया, मैंने वहां पर खुद को गैर महफूज समझा, इसलिए निकल कर किसी दूसरी जगह पर आ गया हूँ। अभी तक वहीं हूँ, यहाँ से भी निकलना होगा मुझे। ओह, तुम जहां भी हो कम से कम वहां से जाते हुए मुझे बताना तो था, मैं कहीं बेहतर बंदोबस्त कर देता। खैर, जहां तुम बेहतर समझो वहीं रहो। नहीं, मैं महफूज जगह पर हूं, मैंने बताया तो उसने पूछा, उद्दत के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक मैंने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की।
मैंने साफ लफ्जों में बताया तो दूसरी तरफ सरदार साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, ओके, जब तुम बेहतर समझो। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मगर उद्दत के बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर दें, मैंने कहा। मैं सुबह से उसी की तलाश में था। मुझे उसके चंद ठिकाने मालूम हुए, मैं वो मैसेज कर देता हूँ, बाकी तुम देख लेना, उसने कहा। फिर चंद अलविदाई बातों के बाद कॉल बंद कर दी। मैंने फोन जेब में रखते हुए सोचा, उद्दत को कैसे तलाश किया जाए, कहाँ मिलेगा वो मुझे, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। मैं थोड़ी देर छत पर टहलता रहा, फिर नीचे आ गया। रीतू ने बाहर से खाना मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद बिमला अपने कमरे में जा घुसी। नैना किचन में मसरूफ हो गई थी। हम तीनों लाउंज में रह गए। मैं कुछ देर बैठा, इनसे बातें करता रहा। इतने में सरदार साहब की तरफ से चंद मैसेज मिले। इनमें मुख्तलिफ जगहों के नाम थे। सारे मकामात के बारे में पढ़ने के बाद मैं उठा और बिमला के पास पहुंच गया। मैं इसके पास बेड पर बैठा तो वो गौर से मेरी तरफ देखने लगी। फिर लैपटॉप पर निगाहें जमाकर हंसते हुए पूछा, बड़े करीब हो रहे हो, अब मैं काम ना करूं क्या? करो काम, किसने रोका है तुम्हें? मुझे एक नंबर की लोकेशन देखनी है, मैंने बड़े प्यार से कहा। तो उसने एक तवील सांस लेकर कहा, नंबर बोलो। मैंने सेल फोन से उद्दत का नंबर निकाल कर उसे बताया। उसने वो फोन लैपटॉप में लिखा और वहीं कुछ करती रही। थोड़ी देर बाद उसने वो लोकेशन तलाश कर ली। स्क्रीन पर उंगली रखकर बोली, यहां पर है वो नंबर। कौन सा इलाका है ये? मैंने पूछा तो वो बोली, तुम्हारे फोन पर भेज दिया लोकेशन, वहीं देख लो। मैं अपने फोन पर वो लोकेशन देखने लगा। वो कोई सहाना का इलाका था। मैं लाउंज में आ गया। रीतू उठ गई थी। रविंदर एक सोफे पर बैठा था। मैं इसके पास बैठ गया और उसे लोकेशन के बारे में बताया तो वो बोला, भाई जी आप भी कमाल करते हो, मुझे बताओ, मैं जानता हूँ उद्दत को। क्या जानते हो उसके बारे में? आपने तो मुझसे बात ही नहीं की। मैंने सोचा शायद अभी आप उसका पता ही नहीं करना चाहते। ये कहकर वो चंद में खामोश हुआ, फिर कहता ही चला गया। कभी वो सड़क चाप गुंडा था जहां रहता था, मुझे उस जगह के बारे में पता है। मैं भी उन गली मोहल्लों में रहा हूं। पिछले 3-4 बरस में वो एकदम से उभर कर सामने आया। सुना है शहर का नामी बदमाश बन चुका है। अब कहाँ मिलेगा वो? यही तो कामयाबी है उसकी भाई जी। रहता भी वो यहीं चंडीगढ़ में है और दिखाई भी किसी को नहीं देता। रविंदर ने परेशान से लहजे में कहा। मैंने उसकी तारीफ करने को नहीं कहा रविंदर, बल्कि ये पूछा है कि वो है कहाँ इस वक्त। उसका नंबर इस जगह के बारे में बता रहा है। मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा तो वो बोला, मैं ये नहीं कहता कि वो सहाना नहीं जा सकता, लेकिन ये कन्फर्म है वो वहां पर रहता नहीं। बाकी हम तलाश कर लेंगे उसे। चल फिर इसका पता करके वो कहाँ है, इससे पहले कि वो हमें तलाश करे हम उस तक जा पहुंचते हैं। मैंने हतमी लहजे में कहा तो वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, चले ठीक है। लफ्ज उसके मुंह ही में थे कि बिमला लाउंज में आ गई। उसने आते ही कहा, वो नंबर अब वहां पर नहीं, वो मूव कर रहा है। तुमने देखा? मैंने तेजी से पूछा। हाँ, मैंने कराज चेक किया है। उसके साथ 2 नंबर ऐसे हैं जिनसे वो मुस्तकिल बात करता है। मैंने इन नंबरों को भी देखा है। एक उसके साथ है, दूसरा काफी दूर। बिमला ने समझाने वाले अंदाज में बताया। उसकी लोकेशन क्या है? मैंने पूछा तो वो बोली, भेज दिया तुम्हारे फोन पर। मैंने फोन देखा तो उस पर वो लोकेशन मौजूद थी। बिमला वापस कमरे में चली गई। रविंदर अपने फोन पर मसरूफ था। मैं लोकेशन देख रहा तक शहबाज की कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव करते ही पूछा, कुछ मिला उद्दत के बारे में? हाँ मिला है, उसका एक दुश्मन है सेक्टर 47 में। इसका नंबर भेज रहा हूँ, बात करो, वही मदद कर सकेगा। इसने दबे दबे जोश से कहा। ये तो अच्छा हो गया, मैं करता हूँ बात। बहुत एहतियात से मामा, उसने जज्बाती लहजे में कहा और चंद लम्हे कुछ नहीं बोला, फिर फोन बंद कर दिया। मैंने चंद लम्हे सोचा और रविंदर से कहा, रविंदर चल उठ निकलते हैं। कहाँ? उसने फोन एक तरफ करते हुए पूछा। बताता हूँ, मैंने कहा और उठ गया। हम सेक्टर 47 पहुंच चुके थे। हमारी मंजिल श्री राम मंदिर के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट थी जिसकी तस्वीर हमें मिल गई थी। वहां हमें सरजीत सिंह से मिलना था जिसने अपनी तस्वीर भी साथ भेजी थी। मंदिर के साथ ही एक खमखाती सड़क जा रही थी जिसके सिरे पर वही रेस्टोरेंट था। वहां काफी गाड़ियां पार्क थी। स्ट्रीट लाइट्स के अलावा भी काफी रोशनी थी, मगर कहीं रश नहीं था। यूं लग रहा था जैसे किसी पुरस्कून गोशे में वो रेस्टोरेंट बनाया गया हो। हमने वहीं गाड़ी पार्क कर दी और बाहर आ गए। झींगड़ों की आवाजें आ रही थीं। बड़ा पुरस्कून सा माहौल था। हमने अपने अतराफ में देखा और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। रविंदर मेरे कवर पर था। मैंने हाल में बैठे लोगों पर निगाह डाली। इनमें कोई भी सरदार नहीं था। मुझे एक लम्हे को झटका लगा। क्या सरजीत को आने में देर हो सकती है या हम गलत रेस्टोरेंट में आ गए हैं? मैं गैर महसूस अंदाज में पूरे हाल पर निगाह डालकर एक मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे लगा कोई तो गड़बड़ है। रविंदर के चेहरे पर भी उलझन नजर आ रही थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, भाई जी शायद उसे पहुंचने में देर हो गई है, फोन लगाएं उसे।
2-4 मिनट इंतजार न कर लें? मुमकिन है वो एहतियात बरत रहा हो। मैंने कहा तो उसने परेशान सा लहजा में कहा, मुझे नहीं लगता ये इलाका इनका है, इन्हीं कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, शायद हमारी वजह से वो। मैंने कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। रविंदर ने मेरी तरफ देखा और कंधे उचका दिए। हमें वहां बैठे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट हुए होंगे। बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकी। इनमें से पहले 2-3 लोग बाहर निकले, फिर सरजीत बाहर आ गया। वो तेजी से रेस्टोरेंट के अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा और फिर सीधा मेरी तरफ बढ़ाया। उसके तीनों साथी इधर उधर बैठ गए। उसने मेरे साथ मुसाफा किया तो मुझे लगा जैसे किसी मजबूत इंसान के हाथ में मेरा हाथ है। उसकी रोशन आंखें मेरे चेहरे पर जम गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम कहता हूँ जी, बैठो। हम बैठ गए तो मैंने कहा, मैं जल्द अज जल्द उद्दत तक पहुंचना चाहता हूँ। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वक्त वो अपने ठिकाने पर मौजूद है, सीधे उस तक जा सकते हैं। अगर जिगरा है तो पहुंच जाओ वहां तक। उसने धीमी सी मुस्कुराहट से कहा, अगर इतना ही आसान है वहां तक पहुंच जाना तो फिर तुम उसे अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं देते हो? क्या उसे मारने का तुम में भी जिगरा नहीं है? मैंने पुरस्कून अंदाज में तंजिया बात कह दी। कोई मुश्किल नहीं उसे मारना, लेकिन उसे मारने का मतलब है बहुत सारे लोगों की मुखालफत मोल लेना। मुझे इस शहर में रहना है भाई, कोई दूसरा मार जाए तो मुझे क्या? उसने वजाहत कर दी, मतलब तुम इनकी ही इजाजत से इस शहर में अपने इलाके में। मैंने कहना चाहा तो वो बोला, जो मर्जी समझ लो, मुझसे जो चाहते हो वो बताओ। यही कि इस तक पहुंचने का रास्ता बाकी मैं खुद देख लूंगा। अगर तुम्हारा इरादा यह है कि उसके ठिकाने तक जाकर उसे खत्म कर दें तो समझो ये नामुमकिन है। हाँ, जब वो कहीं इर्द गिर्द जा रहा हो या खास तौर पर जब वो गुरुद्वारे जा रहा हो तो मुमकिन है। इसके लिए आदमी चाहिए जो उसका पीछा करते रहें, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसने वजाहत करते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे उसके बारे में बताते रहो, बाकी मेरा काम है। मैंने हतमी लहजे में कहा तो वो बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें इस शहर के बारे में कोई खबर नहीं, इसलिए तुम अभी थोड़ा झिझक रहे हो। 1-2 दिन लगेंगे, मैं तुम्हें पूरी तरह गाइड कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, मैंने कहा और उठने लगा तो वो बोला, अरे कुछ खा पी लो फिर चले जाना। नहीं, बस तुमसे मिलना था, मैं काम खत्म कर लूं फिर खाएं पियेंगे। मैंने खुशगवार लहजे में कहा और उठ गया। वापसी पर मुझे लगा जैसे सरजीत मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। उसने सिर्फ बातों से मुझे टरकाने की कोशिश की थी। वो खुद उद्दत से खौफजदा था, बल्कि अपने मफाद और फायदे के लिए समझौता कर चुका था। मुझे लगा कि मैंने यहाँ आकर वक्त ही जाया किया है। मैं काफी हद तक दिल बर्दाश्ता हो चुका था। मेरे अंदर एक तरह से बेबसी वाला गुस्सा उभरने लगा था। मैं अपना तजिया करने लगा। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था और हद्दुल इम्कान कोशिश की थी कि किसी की मदद ना लूं। मुझे दियार गैर में यूं मदद लेना अजीब सा लग रहा था। भाई जी, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रविंदर ने बिल आखिर मुझसे पूछ लिया तो मैंने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, यार ये सरजीत भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। मेरा भी यही ख्याल है भाई जी, उसने एकदम से कहा। अच्छा हुआ तुम समझ गए हो, हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। भाई जी, दिन चढ़ने दें, मैं निकलूंगा शहर में, वापसी पर कोई ना कोई बेहतर खबर लाऊंगा। अब आप पुरस्कून रहें। उसने कहा तो अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने चंद लम्हे सोचा और कहा, यार जैसे सरजीत ने कहा उद्दत की निगरानी की जाए तो क्यों ना हम इसकी निगरानी करें, और जहां मौका मिले यही करते हैं। हमें सिर्फ उसे मारना है, वो सुकून से बोला।